आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। बच्चों, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एंड समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइप का होता है। फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कितने टाइप का होता है। पहले ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इन्वेस्टमेंट कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री का मतलब होता है कि जब कोई एक कंट्री की इंडस्ट्री, सपोज दैट इंडस्ट्री जो मेन इंडस्ट्री है वो किसी कंट्री से बिलोंग करती है। सपोज दैट सैमसंग कंपनी है बिलोंगिंग फ्रॉम कोरिया, वो कोरिया से बिलोंग कर रही है, लेकिन इट हैज एस्टेब्लिश इट्स प्रोडक्शन यूनिट इन इंडिया ऑल्सो। उसने अपने प्रोडक्शन की यूनिट इंडिया में भी एस्टेब्लिश किया। तो इसे कहते हैं इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, मतलब कई कंट्रियों में प्रोडक्शन को लिंक कर देना। दैट इज नोन एज इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। मतलब कंपनी ने, एमएनसी ने अपने प्रोडक्शन को कई देशों में फैला दिया, कई देशों में उसका प्रोडक्शन से स्टार्ट हो रहा है, कई देशों में उसका प्रोडक्शन चल रहा है। तो ऐसे प्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। तो इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री क्या होता है कि जब कोई कंपनी कई देशों में अपना प्रोडक्शन करती है तो दैट इज नोन एज इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। एक कंट्री, जिस कंट्री की मेन इंडस्ट्री है उस कंट्री से बाहर भी उसका प्रोडक्शन कई देशों में हो रहा हो, दैट इज नोन एज इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। तो इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री पढ़ने के पहले हमें समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब किसी कंट्री का बिजनेस, जब किसी कंट्री का इन्वेस्टमेंट, जब कोई भी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, आल्सो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, जब किसी दूसरे कंट्री में जाकर के अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, किसी दूसरे कंट्री में जाकर के अपने पैसे को स्पेंड करता है जाकर के, तो दैट इज नोन एज ए इन्वेस्टमेंट। जब कोई कंट्री का जब किसी फॉरेनर कुछ ऐसा सोचते हैं, जब कोई फॉरेनर या फॉरेन कंट्री किसी दूसरे कंट्री में जाकर के अपने पैसे को स्पेंड करता है, तो अपने पैसे को किसी पर्पस के लिए स्पेंड करता है, तो दैट इज नोन एज ए इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बातें करते हैं तो बेटा इन्वेस्टमेंट दो तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसे हम एफडीआई के नाम से जानते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जब कोई कंट्री, मैंने बताया था कि कंट्री मतलब जब कोई पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे कंट्री में जाकर के प्रोडक्शन में जाकर के अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। मैंने पहले बताया था कि इन्वेस्ट करने के 3 तरीके के होते हैं। जो भी एमएनसीज होती है वो 3 तरीके से अपने पैसे को, एफडीआई में 3 तरीके से वो इन्वेस्ट करती है। या तो वो किसी लोकल कंपनी को हायर अप करती है जाकर के। इन्वेस्टमेंट के तरीके 3 तरीके होते हैं। देयर आर 3 वेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट वेज ये होता है कि कंपनी का जो ओनर होता है वो उस कंट्री के किसी लोकल इंडस्ट्री को जाकर के, किसी लोकल कंपनी को जाकर के खरीदता है और उसको अपने हिसाब से, अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अपना एक्स्ट्रा कैपिटल लगा करके उसे अपडेट करके वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट करता है। तो इसे एफडीआई का एक हिस्सा ये होता है। एक वेज ये होता है कि कोई कंट्री, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ कि जैसे आइडिया या हज को आइडिया ने खरीद लिया, आइडिया को आकर के वोडाफोन ने खरीद लिया। तो वोडाफोन एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, एक एमएनसी थी, और उसको आकर के आइडिया को आकर के उसने खरीद लिया और उसको अपडेट करके मॉडर्नाइज कंपनी बना दिया, वेल अपडेट वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री कन्वर्ट कर दिया। तो इसे कहते हैं फर्स्ट वे कि किसी लोकल कंपनी को हायर अप करके उसको अपडेट कर लेना, उसको वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर लेना। दैट इज द फर्स्ट वे ऑफ द
आप द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एमएनसी। दूसरा तरीका होता है कि किसी लोकल दूसरा द सेकंड वेज इज किसी लोकल कंपनी को खरीदना। दूसरा वेज होता है किसी लोकल कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लेना, किसी लोकल कंपनी के साथ साझा करके किसी लोकल कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके उसको क्या कहते हैं उसको अपडेट करना या उसे वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना। दैट इज नोन एज दैट इज आल्सो सेकंड वेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ये एफडीआई के तरीके वे है पढ़ रहे हैं। दिस इज एफडीआई। जब एफडीआई का मतलब होता है कि जब कोई इन्वेस्टर डायरेक्ट प्रोडक्शन में आकर के इंटरफेयर करने लगता है, तो ये एफडीआई का तरीका हुआ कि लोकल कंपनी को आकर के साथ कोलैबोरेट कर लेना और कोलैबोरेट करने के बाद उसके साथ लोकल कंपनी कोलैबोरेट करके उसको अपने लेवल, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने दिया था टीवीएस के साथ आकर के सुजुकी ने कोलैबोरेट किया या होंडा ने आकर के हीरो के साथ आकर के कोलैबोरेट किया। दिस इज कोलैबोरेशन। और थर्ड बेस ये होता है कि कोई इंडस्ट्री आए और अपना खुद का प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करे, अपना खुद का जमीन हायरअप करे, प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करे और अपने कंपनी के नाम से उस कंपनी को रनअप करे। तो ये तीसरा बेस होता है। जैसे टोयोटा कंपनी आई और क्या नाम से चेन्नई के पास अपने प्रोडक्शन, या फोर्ड कार कंपनी आई, फोर्ड कार कंपनी इंडिया आई और फोर्ड कार कंपनी ने आकर के अपना पैसा इन्वेस्ट किया, खुद का प्लांट डेवलप किया और प्लांट डेवलप करने के बाद खुद से प्रोडक्शन वर्क स्टार्ट किया। तो दैट इज नॉट थर्ड बेस ऑफ द एफडीआई। तो ये तीन तरीके होते हैं जिसमें कोई मल्टीनेशनल कंपनी किसी कंट्री के लोकल में कंट्री में आकर के अपने आप को इस्टेब्लिश करना, या तो खुद का प्लांट डेवलप करना, या तो किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना, या तो किसी लोकल कंपनी को हायर अप कर लेना। दीज आर द थ्री वेज ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एमएनसीज। दैट इज और एमएनसी इस्टेब्लिश करना बेटा ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आता है। इट कम्स अंडर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। टू इस्टेब्लिश द इन्वेस्टी इट इज द पार्ट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दूसरा तरीका होता है बच्चों इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो पोर्टफोलियो ऑफ द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो पोर्टफोलियो टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट ये इन्वेस्टमेंट होता है कि जब कोई इंडस्ट्रीज के ओनर्स, जब कोई भी ओनर्स, दैट इज नॉट ओनर्स ऑफ इंडस्ट्री, कोई भी बंदा या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी के शेयर खरीद करके और उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, उसमें अपने पैसे को खर्च करता है, तो उसे बेटे पोर्टफोलियो टाइप्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट कहता है। पोर्टफोलियो टाइप के इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि देयर इज नो इंटरफियर ऑफ द इन्वेस्टर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, या प्रोडक्शन के वेज में कोई इंटरफियर नहीं है, या उसे मतलब तो कंपनी के एक्टिविटीज में कोई उसका इंटरफियर नहीं होता। बस वो कंपनी के प्रॉफिट या लॉस के हिसाब से उसके शेयर की वैल्यूज बढ़ती है या घटती है। दिस टाइप्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ए पोर्टफोलियो टाइप्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। मतलब पोर्टफोलियो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में देयर इज नो इंटरफियर ऑफ द इन्वेस्टर इन द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोडक्शन, दैट इन द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। दैट कैन बी प्रोडक्शन या दैट कैन बी सेलिंग ऑफ द प्रोडक्शन इन द मार्केट, या कंपनी की किसी भी पॉलिसी में उसका कोई इंटरफियर नहीं होता। वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का हकदार बनता है। दिस इज द नोन एज ए पोर्टफोलियो टाइप्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो डायरेक्ट एफडीआई में मतलब डायरेक्ट हम प्रोडक्शन में आकर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रोडक्शन यूनिट का एक हिस्सा बन रहे हैं, जबकि इसमें हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होता, डायरेक्ट एंगेजमेंट नहीं होता। हम सिर्फ उसमें पोर्टफोलियो में हम सिर्फ उसमें पैसा लगाते हैं और पैसे का हमारे प्रॉफिट या लॉस के हिसाब से नहीं मिलता है। एमएनसीज एंजॉय एनमरस वेल्थ। बेटे जो एमएनसीज होती है उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, बहुत ज्यादा because that is the owner of MNCs are that person whose business or whose production is spread among many countries, means it is world class industry, so it has very wealth quality। आपका क्वालिटी भी होगा तभी पूरे वर्ल्ड लेवल पर प्रोड्यूसर में फाइनेंशियली वेल स्ट्रांग होती है। तो दे कैन लोकल कंपनीज को बेटा वो हायर अप करती है आफ्टर कंपनी विच हैड वेरी गुड मार्केटिंग नेटवर्क। तो उनका जो एमएनसीज होती है उनका बेटा गुड मार्केटिंग वो होता है। जैसे परक फूड इंडस्ट्री का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एंड परक फूड एंड इंडियन company which has very good marketing network and enjoy our well reputed bond. It has been
bought by an American MNC's कारगिल फूड। तो परख को आकर के एक अमेरिकन कंपनी ने आकर खरीद लिया जिसे कारगिल फूड्स कंपनी कहते हैं, और परख फूड्स हैड नाउ रिफाइनरीज हुज कंट्रोल हैज गॉन टू द हैंड्स ऑफ द कारगिल। अब परख कंपनी को कौन चलाने लगा बेटे? कारगिल कंपनी चलाने लगी, जो कि वर्ल्ड क्लास अमेरिकन इंडस्ट्रीज है। तो ठीक है, तो इस तरीके से एक मैंने बताया कि ये हायर अप करने का एक तरीका होता है। जैसे पहले एग्जाम्पल बताया कि वोडाफोन ने आकर के आइडिया को हायर अप किया। तो दीज आर द वेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो ये बच्चों आप लोगों को ने समझाया इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। फिर हम आते हैं बच्चों फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉरेन ट्रेड समझते हैं, और फॉरेन ट्रेड के बाद हम लोग समझते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट क्या होता है, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट क्या होता है, और फिर हम समझते हैं कि फॉरेन ट्रेड का ही रिजल्ट है कि हमारा इंडियन मार्केट चाइनीज टॉयज और जापानीज कैश को घड़ियों से भरा पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों कि फॉरेन ट्रेड एंड इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है। तो फॉरेन ट्रेड क्या होता है कि जब कोई कंट्री अपने प्रोडक्शंस को अक्रॉस द कंट्री, अपनी कंट्री के बाउंड्री के बाहर दूसरे कंट्रीज में भेजता है। तो बच्चों ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में डिफरेंट है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में डिफरेंट है। ट्रेड का मतलब होता है कि हमारा उस कंट्री में प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं, हम प्रोडक्शन वर्क अपने देश में कर रहे हैं। वी आर प्रोड्यूसिंग द मटेरियल इन आवर कंट्री, बट मटेरियल को डायरेक्टली हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दैट इज नोन एज ए फॉरेन ट्रेड, दैट इज द पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड का मतलब है कि हम कोई भी कंट्रीज मतलब किसी दूसरे कंट्रीज में जाकर के किसी दूसरे कंट्रीज में जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने कंट्रीज का जो मटेरियल है वो वहाँ की मतलब, क्योंकि हमारे कंट्रीज का हमारे कंपनीज का जो प्रोडक्शन है दैट इज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शंस एंड चीप इन द वर्ल्ड लेवल मार्केट। तो इन दिस सिचुएशंस हमारे मटेरियल की वहाँ डिमांड होगी, और उस डिमांड मटेरियल को यहाँ से वहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना द पार्ट देखो इन्वेस्टमेंट में देयर इज नो मतलब दैट इज पार्ट ऑफ आल्सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, बट फॉरेन ट्रेड का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना। हमने प्रोडक्शंस अपने कंट्रीज में किया और इसके बाद उस प्रोडक्ट मटेरियल को दूसरे कंट्रीज के जाकर के मार्केट में बेचा जा करके, और इसी का रिजल्ट है कि इंडियन मार्केट चाइनीज टॉय से भरा हुआ है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब जस्ट लाइक अगर हम इंडिया के पास्ट में चले जाए तो इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो पहले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ही करती थी। वो यहाँ से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करती थी और इंग्लैंड जाता था, वहाँ के प्रोसेसिंग मटेरियल वहाँ ऑलरेडी इंडस्ट्रियल डिवॉल्व हो ही चुका था। तो वो दैट वाज स्टार्टिंग टाइम में इट बीइंग सेड दैट इंडिया वाज कंसीडर्ड एज अ गोल्डन बर्ड in the world. It was famous, India was famous by the nickname golden bird in the entire world, and wealth of India was attracting to the entire trader of the entire world. Result was this: many traders from the Europe as well as different parts of Asia were coming to India for the trade purpose, and such as a trading company whose name was East India Company has come to India in 1600 December by taking the permission from the Elizabeth फर्स्ट। तो वो कंपनी इंडिया आई, या इसके पहले बच्चों 1498 से पुर्तगालीज आना स्टार्ट हो गए थे इन द फॉर्म ऑफ मिस्टर वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, यू नो दैट ही वाज द इन्वेंटर ऑफ द सी रूट्स फॉर इंडिया फ्रॉम यूरोप। ठीक है, ऑल्दो यूरोप से हमारा ट्रेड बहुत पहले से हो रहा था, बट बाय द सी रूट्स आने वाला पहला यूरोपियन जो ट्रेडर था वो मिस्टर वास्को डी गामा था, हु रीच्ड टू इंडिया इन 1498 इन द कॉलिकट एंड इन द कोर्ट ऑफ किंग जमोरी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको ये समझा रहा था कि हमारा ट्रेड यूरोप से तो बहुत ऐसे टाइम से चल रहा है। ये जो इन्वेस्टमेंट है तो बाद का प्रोसेस हुआ, तो क्योंकि ऐसे टाइम पे इंडिया एक गोल्डन बर्ड के रूप में फेमस थी, इस वजह से लोगों का यहाँ आना जाना दैट वाज ट्रेड करना दैट वाज अट्रैक्शन फ्रॉम द वेरी एंशिएंट टाइम्स। ठीक है बच्चों, तो मतलब फॉरेन ट्रेड क्या होता है कि किसी कंट्री का एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मटेरियल प्रोडक्ट मटेरियल को जाकर एक्सपोर्ट करना या रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट मटेरियल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, दैट इज नोन एज ए फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड बेटे दो तरीके का होता है, एक बैलेंस ट्रेड, एक अनबैलेंस ट्रेड। तो बैलेंस ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ट्रेड कहा जाता है कि जब बेटे हम एक्सपोर्ट ज्यादा का करें और इम्पोर्ट कम का करें, यानी एक्सपोर्ट ज्यादा अमाउंट का करें, ज्यादा वैल्यू का करें, ज्यादा
ज्यादा मनी का करें और इम्पोर्ट कम वैल्यू का करें, कम मटेरियल का, तो हम इस सिचुएशन में वी आर इन द प्रॉफिट कंडीशन, दैट इज नोन एज ए बैलेंस ट्रेड। फॉरेन ट्रेड दो तरीके का, बैलेंस ट्रेड का होता है कि जब हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा का करते हैं, मतलब फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा अमाउंट का गेन करते हैं और इम्पोर्ट कम वैल्यू का करते हैं, नहीं इम्पोर्ट कम खर्च कम एक्सपेंडिचर कम करते हैं, तो दैट इज नोन एज ए बैलेंस ट्रेड। बैलेंस ट्रेड का मतलब होता है प्रॉफिट पोजीशन, प्रॉफिटेबल पोजीशन, दैट इज नोन एज ए बैलेंस ट्रेड। एंड अनबैलेंस ट्रेड वो ट्रेड होता है कि जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा का करें और एक्सपोर्ट कम का करें और इम्पोर्ट ज्यादा करें। इन दिस सिचुएशन वी आर इन लास्ट पोजीशन, हम हमारा कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज के केस में लास्ट पोजीशन पे है, मतलब नुकसान की कंडीशन पे है, दैट इज सच टाइप्स ऑफ द ट्रेड इज नोन एज ए अनबैलेंस ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड importing exporting material from abroad या across the boundary of country in other countries, that is known as a foreign trade। and foreign trade को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया, which is reducing the international trade barrier among the different countries of the world। and second बातें हम कर रहे थे बेटा कि there are two types of the foreign trade, first balance trade and unbalanced trade। balance trade is that trade इन विच हम एक्सपोर्ट ज्यादा का करेंगे और इम्पोर्ट कम का करेंगे, यानी हम फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा का गेन करेंगे और मतलब और एक्सपेंडिचर हमारा फॉरेन एक्सचेंज के रूप में कम होगा, दैट इज नोन एज ए प्रॉफिटेबल सिचुएशन एंड दिस इज नोन एज ए बैलेंस ट्रेड। और अनबैलेंस ट्रेड वो ट्रेड होता है जिसमें हम एक्सपोर्ट ज्यादा का करेंगे और वो इम्पोर्ट ज्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट कम का करेंगे, मतलब हम ज्यादा का इम्पोर्ट कर रहे हैं और ज्यादा अमाउंट का, ज्यादा वैल्यू का और कम मटेरियल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इन दिस सिचुएशन दैट इज द सिचुएशन ऑफ द लास्ट पोजीशन ऑफ द ट्रेड एंड दिस सिचुएशन इज नोन एज ए अनबैलेंस्ड ट्रेड। तो दिस सिचुएशन ऑफ द ट्रेड इज नोन एज ए अनबैलेंस्ड ट्रेड। बच्चों इसी का ट्रेड का रिजल्ट है कि चाइनीज टॉयज एंड जापानीज डिजिटल कैश को क्लॉक और फुल आर प्रेजेंट इन इंडियन मार्केट। तो बातें हम करते हैं कि चाइनीज टॉयज एंड जापानीज कैश को डिजिटल वॉचेस कैश को आर फुल इन इंडियन मार्केट। आप इसकी करते हैं तो हम लोगों ने चाइना एक बहुत ही वेल टेक्नोलॉजिकल एंड वेल डेवलप्ड कंट्री तो नहीं कह सकते, बट प्रोडक्शन के फील्ड में काफी सस्ता मटेरियल प्रोडक्शन के केस में वर्ल्ड लेवल पर इसका जाना जाता है। चाइना कंट्री इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड लेवल इन चीप मटेरियल। तो इंडिया के मार्केट ने, इंडियन गवर्नमेंट लिमिटेड चाइना को हर मटेरियल को इंडिया के मार्केट में बेचने के लिए अलाउड नहीं कर रखी है। हम आपको बता दें बेटा, हर कंट्री की गवर्नमेंट अपने लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन को मतलब प्रिजर्व करने के लिए या उसे सेव करने के लिए वो क्या करते हैं कि फॉरेन कंट्री से जो प्रोडक्ट आता है उस पर एक हाई टैक्सेस लगा देते हैं ताकि वो मार्केट में महंगा बिके, ताकि हमारे कंट्रीज का जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सस्ता बिके। रिजल्ट क्या है कि हमारे कंट्री का भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बचा रहे। तो इस सिचुएशन में हमने चाइना को बेटा सिर्फ डिजिटल चीजों में स्पेशली मोबाइल एंड गेम्स स्पेशली टॉयज को ही अलाउड कर रखा है और चाइना सस्ते प्रोडक्ट के लिए फेमस है। और इस तरीके से इंडिया का जो मार्केट है वो चाइनीज टॉयज से भरा पड़ा है। आप किसी भी टॉयज को देखिए उसमें मेड इन चाइना, अधिकतर जो सस्ता टॉय होगा वो मेड इन चाइना से भरा पड़ा। तो इंडिया का और जापानी कैस्को क्लॉक्स जो है वो इंडिया के मार्केट में भरी पड़ी हुई है बच्चों, ठीक है। इंडिया का मार्केट इज फुल विद द जापानीज कैस्को क्लॉक बिकॉज दे आर इन प्रेजेंट दे आर अवेलेबल इन वेरी cheap rate। Result is the buyer is present in very large amount and this is the result that Indian markets, Indian cheap markets is full of the Japanese and Japanese toys as well as the Casco watch of the Japan, ठीक है। तो चाइनीज टॉयज और जापान, इसको बारे हम और थोड़ा एलिमिनेट करेंगे। फिर इसके बाद हम लिबरलाइजेशन, फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे और आफ्टर दैट 2-3 लेक्चर में हम बेटा वीडियो को खत्म करेंगे। ओके, थैंक यू।